चलो ठीक है। सबने ज्वाइन कर लिया। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, रिवीजन चल रहा था हमारा, ठीक है। तो मैंने आपको डेटा सेंटर के बारे में बताया था, ठीक है। साथ में ये भी बताया था कि डेटा सेंटर को हम कैसे कोरिलेट करते हैं। एक छोटे से स्टार्टअप का एग्जांपल भी दिया था मैंने कि एक स्टार्टअप कंपनी के लिए कैपेक्स ओपेक्स ये सब कितना मुश्किल होता है, और उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है कि टेक्निकली कि वो डेटा सेंटर जो है वो कौन ओन करता है, सारी चीज़ें। बिकॉज उनका जो फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है सर्विसेज के ऊपर। फिर मैंने आपको बताया कि डेटा सेंटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सर्वर, स्टोरेज, स्विच, राउटर, फायरवॉल, लोड बैलेंसर, ये सब चीज़ें होती हैं। प्लस आपको फिजिकल केबलिंग करनी पड़ती है, चाहे वो नेटवर्क के लिए हो, चाहे वो पावर के लिए हो, रैक होता है। तो ये सब चीज़ें फिजिकली आपको मैनेज करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप एक गाड़ी का एग्जाम्पल दो, लेके देखो तो आपको समझ में आएगा कि एक कार को खरीदना, उसको पे, उसकी मेंटेनेंस करना, उसके शुरू में पे, स्टार्टिंग में जो कॉस्ट होती है, परचेजिंग कॉस्ट, वो सारी चीज़ें। इसी तरीके से डेटा सेंटर के भी अपने चैलेंज होते हैं। डेटा सेंटर में फिजिकली जगह खरीदना पड़ता है, इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है, उनको कमीशन करना पड़ता है, पावर सप्लाई करनी पड़ती है, कूलिंग करना पड़ता है, सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीन मेजर लेयर होती है, जैसे एक हार्डवेयर की लेयर हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर हो गई, और सॉफ्टवेयर की लेयर हो गई। हार्डवेयर की लेयर को भी मैनेज करना पड़ेगा आपको खुद ही, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर भी मैनेज करना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली तीन बड़ी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि एक बार जब डेटा सेंटर में सर्वर लग जाता है, कमीशन हो जाता है, पावर ऑन हो जाता है, तो वो पावर ऑफ नहीं होता है, वो चलता रहता है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको वर्चुअल डेटा सेंटर बताया कि वर्चुअल डेटा सेंटर में क्या होता है कि सेम यही सारी चीजों को आपको एक वर्चुअल फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। मतलब आपको एक वर्चुअल मशीन मिलती है। अब वर्चुअल मशीन में क्या होगा, वर्चुअल मशीन के अंदर वर्चुअल सीपीयू, वर्चुअल रैम, वर्चुअल डिस्क, वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क में आपका आता है वर्चुअल लैन, वर्चुअल फायरवॉल, वर्चुअल लोड बैलेंसर, वर्चुअल डीएनएस। अब देखो, वर्चुअल को लोग सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बेस्ड डीएनएस, सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर। फायरवॉल जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। और वीलैन, वर्चुअल या सॉफ्टवेयर वीलैन। अब क्या होता है कि वर्चुअल स्टोरेज भी होता है, वर्चुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है वर्चुअली, फाइल सिस्टम वर्चुअली आपको मिल सकता है। तो ये सब चीजें आप जो है डेटा सेंटर से, फिजिकल से आप आते हो वर्चुअल डेटा सेंटर पे, ठीक है। तो ये बेसिक फाउंडेशन है जो मैंने आपको समझाया। आज मैं आपको जो मेजर चीज बताऊंगा वो है कि कंप्यूट को जो है आप किस तरीके से देख सकते हो। तो देखो, कंप्यूट कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ कंप्यूट यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कंप्यूट, तो सबसे जो पहला एग्जांपल कंप्यूट का आता है वो आता है आपका मोबाइल फोन। क्योंकि आपका मोबाइल फोन भी एक मिनी कंप्यूटर है, करेक्ट। मोबाइल फोन में आपका सीपीयू होता है, रैम होता है, स्टोरेज होता है, और नेटवर्क तो आपका कॉमन होता है, वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क, करेक्ट। तो इमेजिन कि आपका जो मोबाइल है उसमें ये चार चीजें कितनी क्रिटिकल होती हैं। इसके अलावा भी होता है डिस्प्ले वगैरह, बट मैं उस पर नहीं जा रहा क्योंकि हम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो ये चार चीजें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है, आपका पर्सनल लैपटॉप। पर्सनल लैपटॉप। अब पर्सनल लैपटॉप देखो, उसमें भी सीपीयू होता है, उसमें भी रैम होता है, उसमें भी स्टोरेज होता है, हार्ड डिस्क कनेक्टेड होती है आपके लैपटॉप में, और इसमें भी आपका एक वाईफाई का ड्राइवर होता है, और एक होता है आपका नेटवर्क का, जिसको हम बोलते हैं निक। और आजकल इसमें मोबाइल सिम का भी ऑप्शन आने लगा है, तो इसमें मोबाइल नेटवर्क भी आने लगा है, नए लैपटॉप्स के अंदर आता है। तो मतलब तीन तरीके से आप नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर, ठीक है। ये दो बड़ी कॉमन चीज़ है जो ऑलमोस्ट सभी को पता है, चाहे वो क्लाउड से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो। फिर तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है आपकी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप और लैपटॉप में खास फर्क नहीं होता एक्सेप्ट फॉर मोबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सीपीयू होता है, इसमें भी रैम होता है, इसमें भी स्टोरेज होता है, इसमें भी वाईफाई आजकल आजकल आता है, ठीक है। और उसके साथ आपका निक कार्ड होता है, जिससे कि आप फिजिकली लैन केबल कनेक्ट कर सकते हो। देन ये सब तो हो गए एक तरीके से, आप कह सकते हो जनरल पर्पस। ये जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, जो जनरली सभी लोग यूज करते हैं और सब लोग इसके बारे में जानते हैं। जो सबसे आगे इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका सर्वर, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
ठीक है। अब सर्वर क्या चीज होती है? सर्वर देखो इसी कैटेगरी का, इसी फैमिली का एक बड़ा मेंबर है। ठीक है। बड़ा मेंबर इसलिए है कि इसके पास भी सीपीयू होता है, इसके पास भी रैम होता है, और इसके पास भी नेटवर्क स्टोरेज सब कुछ होता है। यहाँ भी निक कार्ड होता है। ठीक है। सर्वर में वाईफाई कार्ड नहीं होते हैं, और इसमें यहाँ पे आपका स्टोरेज होता है। पर क्योंकि ये ना ह्यूज होता है, ये होता है इंडस्ट्री लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस। और इन जो ऊपर वाली जो कैटेगरीज है, ठीक है, इस कैटेगरी में जो कुछ चीजें हैं कि ये जो होता है ये ऑन डिमांड यूज किए जाते हैं। ऑन डिमांड, ऑन डिमांड मतलब कि आप ऑन करते हो और उसके बाद यूज करते हो फिर ऑफ कर देते हो, एक्सेप्ट फॉर मोबाइल फोन। क्योंकि मोबाइल फोन पे जब आप ऑन करते हो तो उसके बाद आप उसे ऑफ नहीं करते हो, राइट? आप मोबाइल को कभी भी पावर ऑफ नहीं करते हो जब तक कि बैटरी डाउन ना हो जाए। लेकिन जो यहाँ जो होता है ये होता है 24x7। इसका पर्पज ही यही है कि एक बार जब ये सर्वर कमीशन हो जाता है, इसके बाद ये कभी भी बंद नहीं होता है, ये चलता रहता है। ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो भी हाई होती है, क्योंकि इसके ऊपर आप कोई ना कोई बिजनेस करोगे। यहाँ पे जनरली आप करते हो बिजनेस। ठीक है। ये वाला जो होता है यहाँ पे आप पर्सनल यूज भी कर सकते हो और बिजनेस भी करते हो, बट जो वो जो यहाँ जो आप यूज करते हो मोबाइल, पर्सनल लैपटॉप, डेस्कटॉप पे, वो इस कैटेगरी में नहीं आता है, जो ये सर्वर टेक्नोलॉजी होती है। तो वो जो सर्वर की टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई लेवल की होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। तो अगर आप कहो नॉर्मल कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स, तो नॉर्मल कंप्यूटर जो होते हैं वो पर्सनल यूज के लिए होते हैं, पर्सनल। और ये होते हैं एंटरप्राइज लेवल पे। एंटरप्राइज मतलब बड़े लेवल के लिए होते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर जो होते हैं वो ऑन डिमांड चलते हैं, ऑन डिमांड। और ये जो होते हैं ये 24x7 चलते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है। ये जो होते हैं ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन जो बात कर रहा हूँ तो इन चार रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। ये आपका जो हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, बट मैं आपको सिर्फ वही समझा रहा हूँ जो आपको क्लाउड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कंपैरिजन के लिए। क्योंकि मोबाइल और पर्सनल लैपटॉप और डेस्कटॉप ये मेरा टॉपिक नहीं है, पर आपको एग्जाम्पल के लिए जरूरी है, क्योंकि आपको इजीली समझ में आएगा कि क्लाउड में कैसे होता है, क्योंकि आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हो गई, अब एक डेटा सेंटर के अंदर जो सबसे जो बड़ी चीज है इम्पोर्टेंट, वो होता है आपका सर्वर। ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया और हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है। हम पढ़ भी रहे हैं इसके बारे में काफी कुछ। दूसरा होता है स्टोरेज, तीसरा होता है नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है स्विच। और देखो नेटवर्क एक जनरल वर्ड है। ठीक है। नेटवर्क का मतलब कोई नेटवर्क फिजिकल कुछ वो नहीं है। नेटवर्क का मतलब होता है स्विच, राउटर। ठीक है। फायरवॉल भी ले सकते हो आप, इसके अंदर नेटवर्किंग का ही पार्ट होता है। इसके बाद आपका क्या कहते हैं, लोड बैलेंसर होता है, लोड बैलेंसर। फिर आपका होता है डीएनएस। ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। सबका अपना अपना रोल है, तो सबकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है। सर्वर की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी अलग है। वो फोकस्ड होती है कहाँ पे? वो फोकस होती है सीपीयू, रैम और नेटवर्किंग के को प्रोवाइड करने में, और स्टोरेज को कनेक्ट करने में। तो ये दोनों चीजें अटैच होती हैं, अटैच होती हैं। और ये आता कहाँ से? इन दोनों से। ये दोनों ये अटैच होता है। ठीक है। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज का मेन फोकस होता है सर्विस प्रोवाइड करने में। तो स्टोरेज क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। दो तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्टोरेज, और दूसरा होता है वर्चुअल स्टोरेज, फिजिकल एंड वर्चुअल स्टोरेज। दो तरीके का स्टोरेज मिलता है। ये जो जितने डिवाइसेज हैं, ठीक है, ये सारे जितने भी डिवाइसेज हैं ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कैसे? फिजिकल नेटवर्क, ठीक है, और वर्चुअल नेटवर्क। तो जब आप कहते हो कि हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो एक एडवांसमेंट आपकी हो रही है कहाँ पे? सर्वर पे। ठीक है। एक सर्वर पे हो रही है, और एक होती है स्टोरेज पे, और एक होती है नेटवर्क पे। तो
लेट्स से कि सर्वर पे कैसी कैसी एडवांसमेंट आपको सुनने को मिलती है। सर्वर पे आपको सुनने को मिलता है वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, और कंटेनराइजेशन। अब ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सर्वर के ऊपर जो टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है, एक तो है आपकी वर्चुअलाइजेशन और एक है आपकी कंटेनराइजेशन। ठीक है, ये दोनों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन इसका टॉपिक नहीं है हमारी क्लास का, बट फिर भी मैंने आपको वर्चुअलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बताया। वर्चुअलाइजेशन सर्वर का, कंटेनराइजेशन सर्वर का, तो इन दो चीजों का तो ये सर्वर टेक्नोलॉजी है। स्टोरेज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट कैसे होता है? स्टोरेज की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है कि जो सर्विस होती है, ठीक है, जो स्टोरेज की जो सर्विस है, अब आपको पहले समझना पड़ेगा कि स्टोरेज सर्विस क्या क्या देता है। तो स्टोरेज देखो तीन तरीके की सर्विस देता है। एक होता है आपका ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज, और तीसरा होता है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम, तीन तरीके की सर्विस आपको मिलती है स्टोरेज से। स्टोरेज बेसिकली तीन सर्विस देता है। अब आप इसको वर्चुअल फॉर्मेट में भी ले सकते हो अगर आप डायरेक्ट ले रहे हो स्टोरेज कनेक्ट करके, या फिर आप इसको, सॉरी वर्चुअल बोल रहा हूँ, फिजिकल टर्म्स में आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। दूसरा होता है वर्चुअल फॉर्मेट में। वर्चुअल का मतलब ये होता है कि ये जो सर्विस है वो आगे जो जा रही है वो वर्चुअलाइज होके जा रही है। ये तीनों वर्चुअलाइज। अब वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको वर्चुअलाइज करने के लिए भाई बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं, ठीक है। जो सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है वो है सेफ। सेफ स्टोरेज, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये शेफ नहीं है, सेफ है, CEPH, सेफ। सेफ स्टोरेज एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखो ये भी ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि आपके स्टोरेज के ऊपर डिप्लॉय होता है। स्टोरेज के ऊपर डिप्लॉय करने का मतलब ये होता है कि आपको एक सर्वर लेना पड़ता है, उस सर्वर पे आपको सेफ का सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। उस सर्वर के बैकएंड में आपका स्टोरेज कनेक्ट होता है और उसके बाद आप उसको एक्सपोज करते हो आउटसाइड वर्ल्ड को। वो भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये समझो इस तरीके से होता है। सेफ होता है, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ग्लस्टर एफएस का नाम सुना होगा, ग्लस्टर फाइल सिस्टम रेड हैट का है, ठीक है। इसके अलावा आपको मार्केट में क्या कहते हैं कि और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। बट इस तरीके के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे कि आप अपने स्टोरेज को वर्चुअलाइज कर सकते हो। अब वर्चुअलाइज करने का फायदा क्या होता है? वर्चुअलाइज करने का देखो फायदा ये होता है कि आप इसको ओवर द नेटवर्क किसी के भी साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप फिजिकल, एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जो फिजिकल स्टोरेज होता है, फिजिकल स्टोरेज को अगर किसी को फिजिकली यूज करना है, कोई कहता है कि नहीं मुझे वर्चुअल नहीं चाहिए, मुझे तो फिजिकली कनेक्ट करना है, तो प्रॉब्लम ये है कि आपको फिजिकल कनेक्शन करना पड़ेगा सर्वर के साथ, जिसके साथ भी आपको शेयर करना है। फिजिकल कनेक्शन मतलब ये कि मैं बोलता हूँ कि मुझे अपने सर्वर के साथ शेयर करना है स्टोरेज को, तो मुझे फिजिकली केबल लगानी पड़ेगी। पर मैं बोलता हूँ नहीं यार, मेरा सर्वर तो कहीं और रखा हुआ है और स्टोरेज मेरा कहीं और है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप जो है उसको केबल के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको वर्चुअल सर्विस लेके आनी पड़ेगी, वर्चुअल सर्विस। तब आपको ये वर्चुअल सर्विस यूज करनी पड़ती है। तो अब आप समझ गए कि वर्चुअल स्टोरेज कहाँ यूज होता है और क्यों यूज होता है, और फिजिकल स्टोरेज कहाँ यूज होता है। फिजिकल स्टोरेज केवल वहाँ यूज हो सकता है, मतलब फिजिकल स्टोरेज का मतलब होता है फिजिकल सर्विस। जो स्टोरेज की सर्विस है उसको फिजिकली अगर मुझे यूज करना है तो मुझे उसको केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा जिस भी सर्वर के साथ मुझे शेयर करना है। और ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप रन टाइम पे उसे बदल नहीं सकते हो। अगर मान लो आपने आज एक सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया केबल, और आप बोलते हो कि अब मेरा इसका काम खत्म हो गया, मुझे इसे किसी और उसके साथ करना है, तो आप उसको रन टाइम पे ऐसे ही नहीं कि सिंपल प्लग एंड प्ले करके कहीं भी लेके चले गए। तो वो चैलेंज होता है, इसीलिए इसको वर्चुअल फॉर्मेट में ही यूज किया जाता है स्टोरेज को। इसमें जो तीसरी चीज है, ठीक है, तीसरी चीज में जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्विच। तो ये जो नेटवर्किंग वाला पार्ट है, ठीक है, नेटवर्किंग वाला, नेटवर्क, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका है स्विच और राउटर, ठीक है। तो इन दो चीजों को आप जब वर्चुअल फॉर्मेट में लेते हो, वर्चुअल फॉर्मेट में, देखो एक चीज सिंपल बताता हूँ आपको, गोल्डन प्रिंसिपल, ठीक है। गोल्डन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मुझे किसी भी चीज को फिजिकली यूज करना है, ठीक है, फिजिकल फॉर्मेट में, अगर मुझे कोई भी रिसोर्स, एनी रिसोर्स,
इन फिजिकल फॉर्मेट। अगर मुझे ये कहना है, अगर कोई स्टेटमेंट देता है कि मुझे रिसोर्सेज को फिजिकली एक्सेस करना है, तो भाई सिंपल एक ही ऑप्शन होता है, फिजिकल कनेक्शन। मतलब कि आपको फिजिकली कनेक्ट करना पड़ेगा उनको आपस में। अगर आप बोलते हो कि मुझे सर्वर को फिजिकली एक्सेस करना है, तो आपको फिर फिजिकली केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी। आप बोलते हो मुझे स्टोरेज को फिजिकली एक्सेस करना है, तो आपको फिजिकली केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप बोलते हो स्विच, राउटर, नेटवर्क, फायरवॉल्स, लोड बैलेंसर, डीएनएस, सब कुछ मुझे फिजिकली एक्सेस करना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे वर्चुअल फॉर्मेट में नहीं चाहिए, तो फिर आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, जिसको कि हम बोलते हैं लेगेसी डिजाइन, जो कि हमारा होता है लेगेसी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लेगेसी। और ये होता है आपका बेयर मेटल। इसका मतलब है कि आप बेयर मेटल की बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर यही रिसोर्सेज को अगर आप वर्चुअल फॉर्मेट में यूज करते हो, रिसोर्सेज इन वर्चुअल फॉर्मेट, इन वर्चुअल फॉर्मेट, इस टॉपिक को ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको पूरे क्लाउड का जो है वो डिफरेंस मैं समझा रहा हूँ कि क्लाउड कैसे आता है। अगर आपको वर्चुअल फॉर्मेट में ओके है, तो आप अपने सर्वर को, ठीक है, ये हो गया मेरा सर्वर, ठीक है, ये हो गया मेरा स्टोरेज, और ये हो गया मेरा नेटवर्क, और ये हो गया मेरा क्या बोलते हैं, सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, और क्या छूट गया, ओके सॉरी, सीपीयू रैम, सीपीयू और रैम, ये मेरा सर्वर बनाता है। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा सर्वर। माई मिस्टेक, मैंने ऐसे लिख दिया था। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। ये नेटवर्क हो गया, नेटवर्क में आपका स्विच हो गया, ठीक है, स्विच हो गया, राउटर हो गया, और जो डिवाइसेस है मैं अभी नहीं लिख रहा। अगर मुझे इनको वर्चुअल फॉर्मेट में यूज़ करना है, तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो होती है, एक तो हाइपरवाइजर, एक ही होती है वैसे तो, हाइपरवाइजर। ठीक है, इसमें जो यूज़ होता है वो आपका होता है सेफ, यूज़ कर सकते हो सेफ और एनी अदर सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे आप इसको बोलते हो एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की जब आप बात करते हो, तो मार्केट में बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी अपने अपने प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, नोकिया का नोआज आता है, जो कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क बनाता है, मतलब वर्चुअल स्विच, वर्चुअल राउटर। और फिर उसके बाद सिस्को का है, भाई इसमें पूरी लाइन भरी हुई है। ठीक है, मतलब मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं एसडीएन के। आप जो पढ़ रहे हो, आप अब देखो कि अब आप अगर क्लाउड की बात करते हो, तो क्लाउड एक इतना बड़ा पोर्टफोलियो है कि जिसको कि आप अकेले नहीं पढ़ सकते। अगर आप आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले की बात करोगे, या आप आज की भी बात करोगे, तो आप क्या पढ़ सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर मैं आपको बोलूँ फिजिकली स्टडी करना है, तो आप एक सर्वर पढ़ सकते हो, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज पढ़ सकते हो, या और मैक्सिमम मान लो आप स्विच पढ़ लोगे। लेकिन राउटर, लोड बैलेंसर, फायरवॉल, डीएनएस, इतनी सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा डोमेन होता है। इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। और पहले लोग नेटवर्किंग के अलग से सर्टिफिकेशन करते थे, स्टोरेज के अलग से सर्टिफिकेशन करते थे, और सर्वर के अलग से सर्टिफिकेशन करते थे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग से सर्टिफिकेशन होता है, और जो एंड सॉफ्टवेयर चल रहा है वो तो प्राइवेट है, वो जिस कंपनी का जो भी फंक्शन है वो उसका अलग सॉफ्टवेयर है, उसकी अलग से पढ़ाई होती है। तो इतनी सारी चीजों को आप जो है वो पढ़ नहीं पाते हो, अगर आप एक कंबाइंड कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो में आते हो। क्लाउड का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है। क्लाउड के पोर्टफोलियो में आपको ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये जस्ट एक 10% है या 20% है। उसका पोर्टफोलियो इससे भी बहुत बड़ा है। तो अगर आप ये बोलते हो कि मुझे क्लाउड पढ़ना है, तो आप क्लाउड का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ पढ़ सकते हो। आपको टारगेट करना पड़ता है कि आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, तो अभी आज से 10 साल पहले मुझे स्टोरेज इतनी अच्छी तरह नहीं आता था। ठीक है, मुझे स्विच राउटर नहीं आता था, मुझे सिर्फ सर्वर आता था। ठीक है, सर्वर, रैम, सीपीयू, इतना मुझे पता था। मुझे ये भी पता है कि हाइपरवाइजर क्या होता है, मुझे ये भी पता है ओएस क्या होता है, मुझे थोड़ा बहुत एप्लीकेशन भी पता है। बट मुझे नीचे की चीजें नहीं पता थी। पर आज के टाइम में अगर आप देखोगे, तो एक पोर्टफोलियो के अंदर ये सब कुछ ऐड हो गया है। अब आपको क्या कहते हैं, नेटवर्किंग भी, एसडीएन भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, आपको स्टोरेज की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको सीपीयू, रैम, सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइपरवाइजर, ये सब पता होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि मैं प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो अगर आप क्लाउड एडमिन हो, अगर आप अपना खुद का क्लाउड बना रहे हो, तो आपको ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो पोर्टफोलियो कितना वास्ट हो गया है, कितना बड़ा हो गया है। ठीक है, अब मैं ये जो बात कर रहा था कि देखो, सीपीयू रैम को अगर वर्चुअलाइज करते हैं, तो हम हाइपरवाइजर बनाते हैं, जिसमें आपका वी सीपीयू और वी रैम आता है। ठीक है, एक दूसरी टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं कंटेनराइजेशन। ठीक है, मैं यहाँ लिखना नहीं चाह रहा था, बट जरूरी है आपको बताना, तो मैंने लिख दिया, कंटेनराइजेशन।
इसमें भी आपको क्या कहते हैं, वी सीपीयू वी रैम मिलता है, लेकिन ये होता है एफिमेरल। एफिमेरल रन टाइम, ये रन टाइम होता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको रन टाइम के लिए मिलता है, और ये जो मिलता है ये भी होता है एफिमेरल ही है, ठीक है, ये भी एफिमेरल होता है, बट ये एफिमेरल ये भी होता है, लेकिन ये रन टाइम नहीं होता है। ये आपका होता है परसिस्टेंट, परसिस्टेंट अक्रॉस रीबूट। मतलब कि अगर मैं रीबूट करता हूं अपने वीएम को तो मेरा कुछ भी लूज नहीं होता है, मुझे वापस मिल जाता है। बट एक कंटेनर को मैं रीबूट करता हूं तो मेरा सब कुछ लूज हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वीएम और कंटेनर्स के बीच में, ठीक है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज जो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं, ठीक है। डेटा सेंटर में जितने भी डिवाइसेज हैं उनका वर्चुअलाइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि क्लाउड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, क्लाउड होता क्या है। अब देखो क्लाउड ने क्या किया, क्लाउड हुआ कैसे। क्लाउड का जनरली अगर कोई मतलब समझना चाहे तो बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, तो मैं डेफिनेशन की बात नहीं करूंगा। क्लाउड एक ऐसी हिडन टेक्नोलॉजी है, जिस हिडन इसलिए बोलते हैं कि यूजर देखो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्लाउड कहता है कि टेक्नोलॉजी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए। ये हो गया प्रोवाइडर, प्रोवाइडर प्लेन, ठीक है, जो प्रोवाइड कर रहा है, और ऊपर होता है आपका यूजर प्लेन। आपको याद होगा मैंने क्यूबरनेटिस में भी ऐसे ही कुछ बताया था, करेक्ट, कि एक कंट्रोलर होता है और एक कम कंप्यूट कह सकते हो, वर्कर नोड बोल सकते हो। कंप्यूट बोलते हैं हम ओपन स्टैक में, वर्कर नोड बोलते हैं हम क्यूबरनेटिस में। तो प्रोवाइडर प्लेन, ये हो गया प्रोवाइडर का प्लेन, और ये हो गया आपका यूजर का प्लेन। अब ये प्रोवाइडर जो है ये नीचे से अंडरलाइनिंग हार्डवेयर से लेता है, अपना डेटा सेंटर रखता है वो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हार्डवेयर। अब हार्डवेयर का मतलब सर्वर, स्टोरेज एंड स्विच। स्विच तो एक ही है, मतलब स्विच का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ स्विच है, राउटर भी होता है। मतलब मैं स्पेस की वजह से नहीं लिख रहा हूँ, बट आप ये एज्यूम करके चलो ये नेटवर्क है। तो अगर मैं बोलता हूँ नेटवर्क, तो नेटवर्क में वो सारे डिवाइसेस होंगे जो कि एक नेटवर्किंग को चाहिए होते हैं। तो यूजर प्लेन, अब देखो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस कहाँ आता है। अब देखो ये इसका प्रोवाइडर का प्लेन है, ठीक है, ये इसने अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, हमको नहीं पता। ये इसका अपना सॉफ्टवेयर है, क्लाउड सॉफ्टवेयर, क्लाउड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। ये क्लाउड का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। इसके नीचे ये अंडरलाइनिंग हार्डवेयर यूज करता है जो कि फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। ये सारे फिजिकल डिवाइस होते हैं, मतलब कि उसने एक अपना एक डेटा सेंटर बनाया है। जो भी प्रोवाइडर है आपका, चाहे वो अमेजोन मान लो, एडब्ल्यूएस मान लो, कोई सा भी ले लो, या कोई प्राइवेट प्रोवाइडर भी है, कोई भी है प्रोवाइडर, उसने अपना एक डेटा सेंटर बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि ये डेटा सेंटर, फिजिकल डेटा सेंटर, फिजिकल डेटा सेंटर। अब इसके ऊपर क्या होता है कि इसने बोला कि भाई मैंने तो सब कुछ बना दिया, अब आप लोग आओ और सर्विस यूज करो। अब यहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। इसने अपना एक इंटरफेस बना के दिया हुआ है, इसने अपना एक इंटरफेस दिया हुआ है। जनरली ये गुई देते हैं, गुई प्लस सी एल आई, गुई प्लस सी एल आई। अब इसके ऊपर आके आप अपनी सर्विसेज एंजॉय करते हो, सर्विसेज, जो भी आपकी सर्विस है। अब आप कहते हो मुझे वीएम चाहिए, तो आप वीएम लॉन्च करो। आप बोलोगे मुझे कंटेनर चाहिए, कंटेनर लॉन्च करो। आप बोलते हो मुझे कुछ और टाइप की सर्विस चाहिए, आप वो सर्विस यूज करो। मतलब ये कि आप इस प्लेन के अंदर, जो सब ऊपर वाला ये जो प्लेन है, इस प्लेन में आप काम करते हो। बीच में ये जो प्रोवाइडर का प्लेन है, जो सॉफ्टवेयर है जिससे उसने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, और सबसे नीचे आपका एक्चुअल हार्डवेयर, एक्चुअल हार्डवेयर। ये देखो ये एक्चुअल हार्डवेयर है, मतलब कि फिजिकल डेटा सेंटर। तो इसने इसको लेके एक सॉफ्टवेयर की मदद से एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सर्विसेज दे रहा है। तो अब होता क्या है कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, पब्लिक क्या होता है और प्राइवेट क्या होता है, ठीक है। हाइब्रिड आप खुद से बना लेना, या मिक्स जिसे बोलते हैं। पब्लिक का मतलब ये होता है कि जो प्रोवाइडर प्लेन है, ठीक है, वो हिडन होता है, हिडन फ्रॉम यूजर।
मान लो अगर मैं एक यूजर हूँ, तो अगर लेट्स से कि एक ओला या उबर की कंपनी है जो कि अपने से गाड़ी बना के कैब सर्विसेज रेंटल पे दे रही है। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ कि मुझे, मैं एज अ यूजर, मुझे क्या मतलब है कि उनकी कैब कहाँ से आती है, कैसे आती है, या वो कैसे ड्राइवर्स को हायर करते हैं, कैसे वो गाड़ियों को चेक करते हैं, कैसे वो गाड़ी को मेंटेन करते हैं। क्योंकि वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ रहे हो। यूजर का फोकस कहाँ होता है, यूजर का फोकस सिर्फ और सिर्फ सर्विस पे होता है। तो जो प्रोवाइडर प्लेन होता है वो आपसे हाइड कर दिया जाता है, आपको उससे कोई मतलब नहीं होता है। यूजर का जो फोकस होता है, ओनली फोकस ऑन सर्विसेज, सिर्फ सर्विस पे आपका ध्यान रहेगा। आपको मतलब नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो आपको कोई उससे मतलब नहीं होता है। क्योंकि जब आप कैब बुक करते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपको कैब बुक करना है और आपको अपने डेस्टिनेशन पर जाना है, करेक्ट। आपको कोई मतलब नहीं है कि वो गाड़ी कौन चला रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो गाड़ी क्या चीज़ है, ओला उबर कंपनी कैसे मैनेज कर रही है, उनका इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा है, उनका कस्टमर केयर कैसा है, वो लोग कैसे सैलरी दे रहे हैं ड्राइवर्स को, वो सब आपसे हिडन होता है, सब आपकी झंझट से हट गया। आप सिर्फ एंजॉय करते हो सर्विसेज। आपको गाड़ी चाहिए, ए से बी जाने के लिए आपको गाड़ी मिलेगी। आप सिर्फ ए और बी के बीच के डिस्टेंस का पे करते हो, रेंटल पे करते हो, दैट्स इट, खत्म। आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, वहां से आपका सर्विस फिनिश हो जाता है। ये होते हैं पब्लिक प्रोवाइडर्स, इनको हम बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। जहाँ पे अब AWS है, एज्योर है, गूगल है, इसमें आप क्या करते हो, आप बेसिकली आपको एक लॉगिन दिया जाता है, उस लॉगिन पे आप लॉगिन करते हो GUI से, CLI से। आप अपने VM बनाते हो, आप अपने कंटेनर चलाते हो, आपको जो भी काम करना होता है आप उसके ऊपर करते हो। मतलब आपको ये नहीं पता है कि उसका डेटा सेंटर एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है, और उसका डेटा सेंटर है कहाँ पे, किस लोकेशन पे रखा हुआ है। उस डेटा सेंटर पे वो कैसे केबल कनेक्ट की हुई है, उसने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है, कौन सा हार्डवेयर यूज किया हुआ है, किस जनरेशन का हार्डवेयर है, उसकी कनेक्टिविटी कैसे की है उसने, क्या लाइफ साइकिल है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहा है, सॉफ्टवेयर के लाइसेंस क्या है। इसमें से आपको कुछ भी नहीं पता होता, इनमें से एक चीज भी आपको नहीं पता होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विस पे फोकस होता है। तो ऐसे मॉडल को हम बोलते हैं, ये बेसिकली मोड ऑफ सर्विस होता है। देखो, पब्लिक एंड प्राइवेट जो होता है ना, मोड ऑफ सर्विस होता है, बस दैट्स इट। इसके ऊपर कुछ नहीं होता है। मोड ऑफ सर्विस का मतलब आप सर्विस किस तरीके से दे रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपके यूजर को सिर्फ सर्विस से मतलब हो, उससे कोई मतलब नहीं कि वो गाड़ी कहाँ से आ रही है या वो कैसे हो रहा है, तो आप उसको बोलते हो पब्लिक मॉडल। प्राइवेट मोड में क्या होता है कि जो प्रोवाइडर होता है प्लेन, ठीक है, प्रोवाइडर प्लेन प्लस सर्विस प्लेन, प्लस सर्विस प्लेन, ये दोनों के दोनों आपके अपने कंट्रोल में होता है, सेल्फ कंट्रोल। तो मानो कि मैं यूजर हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे प्राइवेट मोड में काम करना है। तो प्राइवेट मोड में काम करने का मतलब ये होता है कि ये जो हार्डवेयर देख रहे हो ना, ये हार्डवेयर ये मैं खुद लगाऊंगा। ये इसके ऊपर सॉफ्टवेयर देख रहे हो ना, प्रोवाइडर का जो क्लाउड सॉफ्टवेयर है, क्लाउड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के लिए, ये भी मैं खुद लगाऊंगा। और इसके ऊपर जो यूजर्स होंगे वो भी मैं खुद रहूंगा, मैं खुद डिसाइड करूंगा। तो जनरली जो सोफिस्टिकेटेड कस्टमर्स होते हैं, जैसे टेलीकॉम हो गया, IT हो गया, IT में मतलब बैंकिंग सेक्टर हो गया या गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, वो लोग जिनको अपने फिजिकल डेटा सेंटर से बहुत मतलब होता है कि उनका डेटा कहाँ पे जा रहा है, फिजिकली कहाँ रिसाइड कर रहा है, तो वो लोग जो है वो प्राइवेट मोड में काम करते हैं। पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं प्राइवेट क्लाउड बनाना चाहता हूँ, तो मुझे सॉफ्टवेयर कौन देगा, कहाँ से मुझे मिलेगा सॉफ्टवेयर। क्या अमेजोन कोई सॉफ्टवेयर बना के बेचता है कि चलो ठीक है आप क्या कहते हैं मुझसे सॉफ्टवेयर खरीद लो लाइसेंस लेके, नहीं। क्या वो AWS कोई सॉफ्टवेयर बेचता है कि वो आपको बोले कि ये सॉफ्टवेयर ले लो और अपना प्लेटफॉर्म बना लो। गूगल बेचता है, क्या ओरेकल बेचता है, कोई भी कंपनी क्लाउड का कोई भी प्लेटफॉर्म का सॉफ्टवेयर नहीं बेचती है बना के मार्केट में। वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि सॉफ्टवेयर बना के बेचती हो क्लाउड के, ठीक है, प्लेटफॉर्म के लिए, एक्सेप्ट फॉर वन ओपन सोर्स कम्युनिटी। एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको कि हम बोलते हैं ओपन स्टैक, ठीक है। ये कम्युनिटी क्या करती है, ये सॉफ्टवेयर बनाती है क्लाउड के लिए, क्लाउड प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, क्लाउड प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स है। अब मैंने आपको ओपन सोर्स का मतलब बताया हुआ है कि ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इसका जो सोर्स कोड है, जहाँ से ये बना है ये सॉफ्टवेयर, वो सोर्स कोड जो है वो आपको गिट के ऊपर मिल जाता है। गिट के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है। इसका कोई लाइसेंस नहीं है, फ्री है, लाइसेंस फ्री है, लाइसेंस फ्री। इसको यूज करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो इसलिए ये जो सॉफ्टवेयर है वो इकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर है मार्केट में जो कि फ्री सॉफ्टवेयर होता है, जिससे कि आप अपना क्लाउड बना सकते हो।
अब जब आप अपना ये क्लाउड बनाते हो ना, तो रिमेम्बर, अभी मैंने आपको पब्लिक एंड प्राइवेट मोड बताया है, करेक्ट? तो आप इससे पब्लिक मोड पे भी काम कर सकते हो और आप इससे प्राइवेट मोड पे भी काम कर सकते हो। कैसे? अगर आप किसी को ओपन स्टैक का प्लेटफॉर्म लेके खुद से डेटा सेंटर बना के उस पर ओपन स्टैक डाल के आप उसमें सर्विसेज सेल करो, तो वो हो जाएगा आपका पब्लिक मोड। और अगर आप उसमें मान लो कि आपका जो कंज्यूमर है वही उस प्लेटफॉर्म को ही बना रहा है, तो वो प्राइवेट मोड हो जाएगा। प्राइवेट और पब्लिक का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये होता है कि अगर मैं गाड़ी का मालिक हूँ तो वो मेरी प्राइवेट गाड़ी है, अगर मैं किसी दूसरी गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ तो वो पब्लिक मॉडल है, करेक्ट? यही यही मेन डिफरेंस होता है पब्लिक एंड प्राइवेट के बीच में। किसी को डाउट है इस टॉपिक पे तो प्लीज पूछो, पब्लिक एंड प्राइवेट का, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब मेरे हिसाब से तो काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट में। किसी को डाउट है? नहीं? अगर नहीं है तो देखो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? तो अभी तक हमने बात की क्लाउड में, देखो सर्विसेज कौन कौन सी होती है क्लाउड में। मेजर जो सर्विसेज होती है जो क्लाउड प्रोवाइड करता है पोर्टफोलियो में, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है? इसको आप कंटेनर एज अ सर्विस भी लिखो। इसका रीजन है, मैं जानबूझ के ये दोनों लिखता हूँ ताकि आपको पता रहे कि दोनों दो डिफरेंट चीज हैं, बट सिमिलर है। सिमिलर है बट नॉट सेम, एक जैसे नहीं है, ठीक है? एक जैसे हैं पर एक नहीं है, सर। तीसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है? और बहुत सारे आता है, फंक्शन एज अ सर्विस, ब्ला ब्ला, बहुत सारी सर्विसेज है भाई। हार्डवेयर एज अ सर्विस भी आजकल आता है, हार्डवेयर एज अ सर्विस भी आता है, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अब सवाल ये है कि इनमें एक एक करके एक एक मैं बता देता हूँ। जब आप वीएम बनाते हो तो वो बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मतलब अगर आप अपना काम वीएम से शुरू कर रहे हो, वीएम के लेवल से, तो वो बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अगर आप प्लेटफॉर्म लेवल से शुरू करते हो, तो जैसे कि आपका हो गया कंटेनर, ठीक है? कंटेनर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप देखो कैसे शुरू करते हो। अगर मैं स्टैक की बात करूँ, आपको स्टैक याद है ना, जो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था। स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी भूलना मत। मैं रिपीट करता हूँ, हमेशा कभी भी मत भूलना। ये होता है हार्डवेयर, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होता है ओएस पैचिंग, ये होता है सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी, और यहाँ पे होता है आपका फाइनल सॉफ्टवेयर। इसको हम बोलते हैं L1, L2, L3, L4 एंड L5। और देखो कलर कोडिंग से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। हार्डवेयर एक बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है। अगर मैं ओएस की बात करूँ तो देखो ओएस एक अलग टेक्नोलॉजी है, ठीक है? इसलिए मैंने इसको हार्डवेयर से डिफरेंट कर दिया। ओएस पैचिंग जो होता है वो हार्डवेयर ओएस का ही पार्ट होता है, इसलिए मैंने इनको सेम कलर से किया है, क्योंकि दोनों सेम उसको बिलोंग करते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर आप जो भी चलाते हो, जो भी आपका एंड सॉफ्टवेयर होता है और उसकी डिपेंडेंसी, वो भी एक साथ मैंने क्लब कर दिया, क्योंकि ये एक सिंगल टेक्नोलॉजी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो हार्डवेयर एक बिल्कुल डिफरेंट है, ओएस और ओएस पैचिंग एक है, तो आप इसको सिंबॉलिकली एक मान सकते हो। ये एक हो गया और ये एक होता है। तो ये होता है आपका फिजिकल हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, ये होता है आपका ओएस टेक्नोलॉजी, और ये होता है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अब मैं जब बात करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो इसका मतलब ये होता है कि देखो हार्डवेयर तो आपके हाथ से एनीवेज गया ही गया है। यहाँ पे आपके पास क्या रहता है? यहाँ पे होता है L2, L3, L4 एंड L5। तो अगर आप इस 5 लेयर, इन 4 लेयरों को ओन करते हो, ठीक है? हार्डवेयर तो आपके हाथ से जा चुका है क्लाउड में आने के बाद। तो यहाँ पे आपको मिलता है, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब ये होता है कि L4 एंड L5, मतलब कि आप L1, L2 एंड L3 प्लेटफॉर्म के पास चला गया। जो ये प्लेटफॉर्म है इसके पास, अब देखो यहाँ पे L1 है, इसमें देखोगे तो L1 है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका जो क्लाउड में जो वीएम चल रहा है वो पूरा कैसे हो रहा है, तो देखो वो यहाँ से पूरा हो रहा है, ऐसे पूरा हो रहा है, ठीक है? तो ये बात भी जरूर याद रखना, भूलना मत, क्योंकि कंफ्यूज हो सकता है कोई भी कि अगर मैंने क्लाउड में काम किया तो मेरा L1 कैसे पूरा हो रहा है, यहाँ से पूरा होगा, ये याद रखना। ये पूरा करेगा ऐसे। सेकंड, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर कंटेनर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो L1, L2 एंड L3, ये जो सब है वो यहाँ से मिलता है। तो इसको मान लो लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर लेता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया मेरा ग्रीन, और ये हो गया मेरा ग्रीन, ठीक है? तो इस तरीके से मेरा प्लेटफॉर्म बनता है और ये यहाँ से इसको पूरा करता है, ये याद रखना, ठीक है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब ये होता है L1, L2, L3
L4 एंड L5, ये सब कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ फिर? डिफरेंस ये हुआ कि ये सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर का जो स्टैक है वो पूरा का पूरा क्लाउड मैनेज कर रहा है। एंड यूजर के पास क्या है? एंड यूजर के पास सिर्फ और सिर्फ सर्विस होती है। एंड यूजर सिर्फ और सिर्फ सर्विस को यूज करता है। जैसे कि आप बोलो ऑफिस 365, ठीक है, या आप बोलो ड्रॉप बॉक्स, ठीक है, या फिर हम बात करें, ड्रॉप बॉक्स हो गया, और किसकी बात कर सकते हैं? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव, आपको नहीं पता ना कि वो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल हुआ है, कहाँ डेटा सेंटर है, कैसे चल रहा है, क्या सॉफ्टवेयर है। आप सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के ऊपर फोकस करते हो। तो इस तरीके के मॉडल को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें जनरली आपका इन्वॉल्वमेंट टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी 5 लेयर जो है वो क्लाउड के पास है। तो आप इसमें पढ़ने के लिए आपके पास ज्यादा नहीं होता। हाँ, एज अ सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास हो सकता है कि आपको टीम्स लेके या ऑफिस 365 लेके कुछ और बिजनेस करना हो, तो आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के मॉडल में जा सकते हो। फंक्शन और ये सब होता है। हार्डवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है कि ये लोग आपको सीधा हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं। तो L1, L2, L3, L4 और L5, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। अब आप कहोगे यार ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो, ये भी आज के डेट में पॉसिबल है, ऐसा भी होता है। ये भी एक मॉडल है जिसमें आपको हार्डवेयर दिया जाता है रेंट के ऊपर। बेसिकली रेंटल मॉडल है। ये जो हार्डवेयर एज अ सर्विस मॉडल है, ये क्या करता है कि जो इस हार्डवेयर का जो कंट्रोल है, अगर आप देखोगे तो इस हार्डवेयर का जो कंट्रोल है, L1 बेसिकली हार्डवेयर होता है। इस हार्डवेयर की जो लाइफ साइकिल वो मैनेज करता है क्लाउड, मैनेज्ड बाय क्लाउड प्लेटफॉर्म। मतलब इन्होंने क्या किया कि अपने डेटा सेंटर में एक हार्डवेयर लगाया और आपको उस हार्डवेयर का एक्सेस दे दिया कंसोल के थ्रू। तो आपने क्या किया कि उस कंसोल से लॉगिन किया और आपने अपना जो भी उसके ऊपर ओएस डालना है, हाइपरवाइजर डालना है, आपने सब काम किया। तो इस केस में L1 भी आपके पास है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो हार्डवेयर है, इसकी होस्टिंग कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर, क्लाउड प्रोवाइडर एनवायरनमेंट। तो जो क्लाउड पर प्रोवाइड कर रहा है वो अपने एनवायरनमेंट में, अपने डेटा सेंटर में हार्डवेयर रख रहा है, लेकिन उसने आपको सीधे हार्डवेयर से ही एक्सेस प्रोवाइड कर दिया कि आप ठीक है, आप हार्डवेयर लेके इस पे सीधा काम करो। तो इस तरीके से आपकी जो है डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती हैं क्लाउड की। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं? अच्छी बात है। तो ठीक है, थैंक यू। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक आज का, और वो है आपकी हाइपरवाइजर एंड कंटेनराइजेशन। तो अब हम देखो ओएस की बात करेंगे ज्यादा। सॉरी, गलत लिख दिया, ओएस की नहीं, सर्वर की। तो अब हम सर्वर की बात करेंगे सबसे ज्यादा। अब सर्वर पे अगर मुझे बात करनी है तो सर्वर पे देखो, दो तरीके का टेक्नोलॉजी होता है। एक होता है, इसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन, इसको बोलते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? ये होता है विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर, हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर, ठीक है। और दूसरा होता है कंटेनराइजेशन, कंटेनराइजेशन। ये क्या करते हैं? ये होता है हमारा कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर, कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर, ठीक है। दो टेक्नोलॉजी है। हम लोग का फोकस कंटेनर्स के ऊपर है, वर्चुअलाइजेशन के ऊपर ज्यादा नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मान लो अगर फिजिकल हार्डवेयर है, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूं। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि जो हार्डवेयर होता है ऐसा होता है, इस हार्डवेयर को जो कवर करता है पूरा का पूरा, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो हार्डवेयर होता है आपका ये कंप्लीट, और इसको फुली जो कवर करता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ओएस होता है वो उस पूरे के पूरे हार्डवेयर के ऊपर कंट्रोल करता है, कंट्रोल जमाता है। ऐसे मॉडल को आप बोलते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बोलते हो ओएस, और इसको बोलते हो हार्डवेयर। तो ये बॉस है। इस मॉडल में अगर आप देखोगे तो ये बॉस है। अब होता क्या है कि यहाँ ना एक लेयर होती है,
इसके बीच में यहाँ पे एक लेयर होती है, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं बन पाएगा। जो कि आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट, ओएस का पार्ट होता है। ओएस का पार्ट ये जो मैं ब्लैक में बना रहा हूँ, ये आपका ओएस का ही एक बहुत कोर कंपोनेंट है, जिसको कि आप बोलते हो कर्नल। तो ओएस का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है कर्नल, ठीक है। तो देखोगे ध्यान से तो हार्डवेयर के ऊपर कंट्रोल कौन करता है? कर्नल कंट्रोल करता है। और ओएस जो होता है वो एक उसी की एक पार्ट होता है, मतलब कि ये इसी के अंदर होता है, ठीक है। ओएस के अंदर ही कर्नल होता है। अब मैं अगर बात करता हूँ हार्डवेयर के ऊपर, तो हार्डवेयर पे हम जनरली क्या करते हैं? एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, ओएस इंस्टॉल करते हैं। अब जब हम ओएस इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद अगर मान लो कि मैं इसके ऊपर एक मॉडल लेता हूँ, मैं जिसमें ये हार्डवेयर है, ठीक है, ये हार्डवेयर है, इसके ऊपर मैं ओएस इंस्टॉल करता हूँ। इसके ऊपर फिर मैं अपना जो भी सॉफ्टवेयर रन करूँगा, ठीक है। तो ये जो मॉडल है ये होता है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल मतलब कि ये आप बोलते हो इसको मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर मोनोलिथिक होता है, और इसको हम बोलते हैं, अब ये लेगेसी में है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ओवर बेयर मेटल, ठीक है, बेयर मेटल। अब क्या होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर, ओएस और हार्डवेयर, ये तीन चीजें हैं। तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ चल रहा है, इसके ऊपर ये होस्ट हो रहा है, ठीक है। ये हार्डवेयर के ऊपर ये ओएस चल रहा है। ये एक दूसरे के ऊपर लेयर्स हैं, करेक्ट। नंबरिंग नहीं लिख रहा, वो आप समझ जाओ, ये L1 है, कंफ्यूज नहीं होना। ये L2 है और L3 है, और ये L4 है और L5 है, ठीक है। अब होना क्या है कि ये जो ओएस है, ये बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ओएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किसी ने बोला कि हम एक काम करते हैं, इसको इवॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम एक हाइपरवाइजर डाल देते हैं। अब मैंने पूछा हाइपरवाइजर डाल के क्या होगा, तो उसने बोला हाइपरवाइजर अगर डाल दोगे तो आप यहाँ पे एक अलग से स्टैक बना सकते हो, और एक स्टैक यहाँ बना सकते हो। मतलब यहाँ पे OS 1 हो जाएगा, यहाँ OS 2 हो जाएगा, और इसके ऊपर आपका ये सॉफ्टवेयर चलेगा, सॉफ्टवेयर 1, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर 2। अब देख रहे हो कि मतलब मैं एक हार्डवेयर के ऊपर एक ये ओएस बना दूं, और मैं इसके ऊपर एक और ओएस बना दूं। अभी मैं आपको पीछे बता रहा था कि जनरली एक हार्डवेयर के ऊपर एक ओएस चलता है, ये जनरल आर्किटेक्चर होता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में मैंने बोला कि एक हार्डवेयर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर मैंने डाला, जिसको कि मैं हाइपरवाइजर बोलता हूँ। और उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैंने क्या किया कि मैंने मल्टीपल ओएस डाले। मल्टीपल ओएस का मतलब होता है ये अलग स्टैक, ये अलग स्टैक। ये मेरा L1 है, ठीक है, ये L1 है, इसका ये L2 हो गया, ठीक है, L2 और L3 हो गया, यहाँ L4 और L5 हो गया, ऐसे ही इसका L4 और L5 हो गया, और इसका L2 और L3 हो गया। तो देखोगे तो सबका स्टैक पूरा हो रहा है, इसका यहाँ से पूरा हो रहा है, और इसका यहाँ से पूरा हो रहा है। तो इस मॉडल को हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, जिसमें आप एक हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल ओएस चलाते हो। इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन, VM टेक्नोलॉजी, वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो यहाँ से एक टेक्नोलॉजी निकली वर्चुअल मशीन की। फिर एक दूसरी टेक्नोलॉजी साथ में निकली, उसने कहा कि एक हार्डवेयर है, ठीक है, इसके ऊपर एक ओएस डला हुआ है, और इस ओएस के ऊपर आपका जनरली आप क्या करते हो? सॉफ्टवेयर चलाते हो। अब मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे कंटेनर्स बना दूं। तो ये हो जाएगा मेरा L1, ये हो जाएगा मेरा L2, L3, ठीक है। ये हो गया एक प्लेटफॉर्म, इसको मैं बोलता हूँ प्लेटफॉर्म। तभी आपने देखा मैंने वहां पे लिखा था प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये हो गया प्लेटफॉर्म। अब इसके ऊपर इस ओएस पे क्या होगा कि यहाँ पे मेरा L4 L5 चलेगा, ये हो गया L4 प्लस L5, और ये भी हो गया L4 प्लस L5। तो इसको मैं बोलता हूँ कंटेनर, ये होता है कंटेनर, कंटेनर 2 हो गया, और ये हो गया कंटेनर 1। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एंड प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, वो कैसे आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, ये एक कंटेनर हो गया, और ये एक दूसरा कंटेनर हो गया। अब देखो ध्यान से,
ओएस कॉमन है, एक सिंगल ओएस के ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स चल रहे हैं, जिसमें कि कंटेनर्स क्या है बेसिकली, जो सॉफ्टवेयर का L4 एंड L5 है, वो एक ऐसे मॉडल में डिप्लॉयड है कि इसको लगता है, जब ये देखता है, ठीक है, जब ये अपने आप को देखता है तो इसको लगता है कि ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल नोड है या इंडिविजुअली है, और ये जब देखता है तो इसको लगता है कि ये इंडिविजुअल है। मतलब ये इसको नहीं पता कि नीचे ये सब क्या है, ओएस है, हार्डवेयर है, क्या है, इसकी अपनी अलग दुनिया होती है। इसको लगता है कि ये काइंड ऑफ वीएम है, काइंड ऑफ वीएम लिख रहा हूँ तो प्लीज नोट, मतलब बाद में मेरे को बोलना मत। काइंड ऑफ वीएम, ये भी लिख देता हूँ, बट नॉट वीएम। वीएम जैसा लगता है बट वो वीएम होता नहीं है। कंटेनर्स हमेशा वीएम जैसे दिखते हैं, अगर अंदर जाओगे तो, लेकिन वो होते नहीं है। काइंड ऑफ वीएम फ्रॉम इनसाइड, जब आप लॉग इन करते हो। ये ना बड़ा ही मतलब वो है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, बहुत सोच समझ के मैं ये स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना थोड़ा भी वर्ड इधर उधर हुआ तो कंफ्यूजन पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। कंटेनर जो होता है वो वीएम जैसा अंदर से लॉगिन करने के बाद दिखता है। जब आप कंटेनर के अंदर चले जाते हो ना लॉगिन करके, तब आपको ऐसा लगता है कि आप एक वीएम पे हो, बट एक्चुअली में वो वीएम नहीं होता है, वो सिर्फ एक फेक वीएम होती है, या सिर्फ एक फीलिंग देने के लिए होता है फेक वीएम, जस्ट टू गिव वीएम फीलिंग, ताकि आपके कंटेनर को लगे कि वो एक वीएम है, बट एक्चुअली में वो वीएम नहीं होता है। वो मैं डिटेल में खैर बता चुका हूँ, बट एनीवेज लेट्स सी, अगर टाइम अलाउ करेगा तो किसी क्लास में मैं आपको बता दूंगा। बट ये इस तरीके से आपकी टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो इस तरीके से दो टेक्नोलॉजी आ गई आपके पास। एक आ गई जिसमें आप हाइपरवाइजर की हेल्प से वर्चुअलाइजेशन करते हो, जिसमें आप ओएस इंस्टॉल करते हो। रिमेंबर दिस स्टेटमेंट कि हार्डवेयर के ऊपर ये जो हाइपरवाइजर है, इसको इंस्टॉल करने के बाद आप मल्टीपल ओएस रन कर सकते हो, मल्टीपल ओएस रन कर सकते हो। यू कैन रन, ऐसे बोलता हूँ मैं, अगर चलो एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि व्हेन आई से हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, इसका मतलब होता है कि रन मल्टीपल मल्टीपल ओएस ऑन टॉप ऑफ सिंगल हार्डवेयर। सिंगल बोलूं या मैं बोलूं होस्ट, ज्यादा बेटर रहेगा, होस्ट हार्डवेयर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। कंटेनराइजेशन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ओएस कंटेनराइजेशन। इसको हार्डवेयर कंटेनराइजेशन नहीं बोलते हैं, ओएस कंटेनराइजेशन। रन मल्टीपल कंटेनर्स कंटेनर्स ऑन टॉप ऑफ होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर जो मेरा होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर मैं मल्टीपल कंटेनर्स को रन कर सकता हूँ। और ये जो कंटेनर्स हैं फ्रॉम इनसाइड एज्यूम दे आर वीएम। अंदर से उनको लगता है कि वो वीएम है, बट नॉट एक्चुअली। बड़ा ही मतलब थिन लाइन डिफरेंस है। तो बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है, तभी समझ में आता है कि क्या मतलब है। कंटेनर्स को अंदर से लगता है कि वो वीएम है, बट एक्चुअली वो वीएम नहीं होता है, वो फेक वीएम होती है। जस्ट उसको एक फील देने के लिए कि वो एक वीएम है, एक्चुअली में वो वीएम नहीं होता है। क्योंकि आप ओएस के ऊपर वीएम कैसे चला सकते हो, दैट्स द क्वेश्चन, राइट। आप ओएस के ऊपर वर्चुअल मशीन नहीं चलाते हो, आप ओएस के ऊपर ओएस भी नहीं चला सकते हो। बट ये होता क्या है कि कंटेनर्स को आप ये कह सकते हो कि यू कैन से कि वर्चुअल ओएस ओवर फिजिकल ओएस। पर ये स्टेटमेंट भी 100% ट्रू नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी नॉट 100% ट्रू। ये भी याद रखना, ये 100% ट्रू नहीं है स्टेटमेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये सिर्फ आपको बताने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि भाई कंटेनर क्या होता है। तो आप ये कह सकते हो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैं एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम या एक लॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलूँ तो ज्यादा बेटर होगा। तो एक ओएस के ऊपर लॉजिकल ओएस,
लॉजिकल ओएस, ये राइट राइट वर्ड होगा, लॉजिकल ओएस ओवर दी होस्ट ओएस, इसको हम बोलते हैं कंटेनराइजेशन। लॉजिकल वो वर्ड यूज किया मैंने, ठीक है, लॉजिकली है बट एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये सब चीजें रिवीजन में? इसके साथ मतलब ये रिवीजन वाला कोर्स जो है वो मैंने खत्म किया है। अब हम वापस क्यूबरनेटिस की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को, नहीं सॉरी, आज तो कल है सॉरी, कल हम बात करेंगे क्यूबरनेटिस की वापस। ठीक है भाई, इसमें हाँ, पैस और कैश के बीच में डिफरेंस देखो। पैस और कैश के बीच में डिफरेंस बहुत ही मिलता जुलता सिमिलर टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि ये होता है हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर के ऊपर आपने डाला ओएस, ठीक है। अब आपने क्या किया, दोनों समझाता हूँ, ये हो गया हार्डवेयर, ये हो गया ओएस, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पैस, और ये होता है कैश। कैसे होता है, इस ओएस के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ये इस ओएस के ऊपर इंस्टॉल होता है। ये ओएस इस हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर को जब भी रिसोर्स चाहिए होगी, अब यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर आ गया, एक और सॉफ्टवेयर आ गया, इसको जब चाहिए होगी तो इससे मांगेगा, इसको चाहिए होगी तो इससे मांगेगा। तो यहाँ पे ओएस क्या है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है, डिसाइडिंग डिसाइडिंग फैक्टर। अब ये इसकी मर्जी के ऊपर है कि ये किसी को रिसोर्स देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे। और इसके लिए ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो, अब इस सॉफ्टवेयर का जो रिसोर्स एक्सेस है, अगर इसको एक्सेस करना है रिसोर्स को, तो इसको ये यहाँ से जो एक्सेस है वो वाया हार्ड ओएस मिलेगा। मतलब ये कि अगर मैं बोलूँ कि इसको अगर एक्सेस करना है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा इसके पास, ओएस के पास, ठीक है, यहाँ जाएगा, बोलेगा मुझे रिसोर्स दो। इसको रिसोर्स चाहिए तो ये भी जाएगा ओएस के पास, बोलेगा मुझे भी रिसोर्स दो। लेकिन ओएस जो है वो जब बैकग्राउंड में जाता है तो वो अपने चैनल के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पे ओएस जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर है। यहाँ पे इसका जो कर्नल होता है, इसका जो कर्नल होता है, अभी मैं के करके लिख रहा हूँ, ठीक है, के जो कर्नल है, ये जो कर्नल है ये डिसाइड करता है कि मैं किसको क्या दूं। इस कर्नल के ऊपर ओएस चल रहा है और ये सॉफ्टवेयर लेयर से ये सॉफ्टवेयर मैनेज हो रहे हैं। मतलब ये कि ये ओएस जो है कर्नल को खुद ही कंट्रोल कर रहा है और सारी रिसोर्सेज ये खुद लेके आ रहा है। और इस केस में अगर मान लो सॉफ्टवेयर 1 चल रहा है, सॉफ्टवेयर 2 ने मांगा, तो ये हो सकता है बोले मैं नहीं दूंगा किसी रीजन से। तो लेट्स से कि ये आपका मोबाइल फोन है, तो मैं एग्जांपल पैस का क्या दूंगा, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, विंडोज लैपटॉप, विंडोज लैपटॉप, ठीक है। अभी तो मैं दो ही एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने एक हार्डवेयर के ऊपर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, चाहे वो विंडो, एंड्रॉइड, आईओएस कुछ भी है, उसके ऊपर आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर चला रहे हो। आपने यहाँ व्हाट्सएप चला रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ हैवी एप्लीकेशन, कोई गेम खोल दिया, गेम ओपन कर दिया। अब जैसे ही आपने गेम ओपन किया, गेम को चाहिए ज़्यादा रिसोर्सेज, अब व्हाट्सएप को थोड़े रिसोर्स कम चाहिए थे, लेकिन अचानक व्हाट्सएप पे कोई फाइल वाइल डाउनलोड होने लगी, इसको भी रिसोर्स चाहिए, तो इसने भी रिसोर्स मांगा, लेकिन इस गेम को पहले मिल गया। प्रायोरिटी सेट नहीं है, समझ रहे हो? सॉफ्टवेयर के केस में जब एक सिर्फ प्लेटफॉर्म होता है तो वहाँ पे प्रायोरिटी सेट नहीं होती है कि किसको क्या मिलेगा। वो प्लेटफॉर्म के मर्जी के ऊपर होता है कि वो किसको क्या देना चाहे। तो किसी रीजन से मान लो इसने बोल दिया कि मैं इसको दे दूंगा रिसोर्स सारे, इसने इसको दे दिया। अब व्हाट्सएप जो हो गया वो हो गया क्रैश। कभी भी कोई भी एप्लीकेशन जब क्रैश होता है, क्यों क्रैश होता है, इसलिए होता है बिकॉज उसको रिसोर्सेज नहीं मिल रही हैं जो उसको चाहिए। जो रिसोर्सेज वो रन टाइम पे मांग रहा है उसको नीचे से नहीं दिया जा रहा है। तो इस केस में जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो कहता है कि मैं बताऊंगा कि किसको क्या देना है। तो आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो अब डिपेंडेंट हो गए, इनकी ये रिस्क पे आ गए कि अगर आप कहते हो नहीं यार मुझे तो व्हाट्सएप भी कंटिन्यूसली चलाना है, मुझे गेम भी कंटिन्यूसली खेलना है, तो उन दोनों केसेस में आपको एक्सेस रिसोर्सेज का आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको कब कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे कम पड़ जाए और आपका कब मना कर दे ओएस। अब ये जो मॉडल होता है इस वाले में क्या होता है कि यहाँ पे आपका डलता है कंटेनर। अब देखो दिख तो सेम ही रहा है, ये भी सॉफ्टवेयर ही है, ये भी सॉफ्टवेयर है, पर यहाँ पे क्या है, इसके पास है L4 और L5, इसके पास है L4 और L5, इसके पास है L2, L3, इसके पास है L1। तो मेरा जो स्टैक है वो तभी पूरा होता है जब हम इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि मुझे चाहिए रिसोर्स। तो इस मॉडल में हम क्या करेंगे कि यहाँ जो कर्नल होता है, इसका जो कर्नल होगा, अब देखो ये है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन ओएस एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ओएस एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है।
लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर डाल दूं जिसको हम बोलते हैं कंटेनर रन टाइम, इस सॉफ्टवेयर का नाम होता है कंटेनर रन टाइम। तो कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि ये जो कर्नल है इसका इसका जो कर्नल है ये मुझे रूट प्रोवाइड कर देगा। तो अब मुझे अगर मान लो एक्सेस करना है, मान लो ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ये मेरा कंटेनर है, अब इसको मुझे रिसोर्स हार्डवेयर के रिसोर्स को एक्सेस करना है तो ये जाएगा कर्नल के पास। कर्नल कहेगा ये लो, अलग से चैनल बना दिया तुमको। अब अगर ये बराबर वाला कंटेनर कहेगा कि मुझे भी रिसोर्स को एक्सेस करना है, तो वो कहेगा बिल्कुल, कर्नल के पास आएगा, कर्नल कहेगा ये लो, तुम्हें मैं अलग से रूट बना के दे दिया। तो अब आप देख रहे हो कि इस केस में जो आपके पास जो एक्सेस है, रिसोर्स का जो एक्सेस है, अब वो ओएस के पास नहीं रह गया। रिसोर्स एक्सेस डायरेक्टली प्रोवाइडेड, डायरेक्टली टू कंटेनर्स। इस मॉडल और उस मॉडल में डिप्लॉयमेंट में आपको कोई खास फर्क नहीं दिख रहा है। देखो दोनों ही केस में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, पहले वाले में भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, दूसरे में भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, लेकिन इस वाले मॉडल में यहाँ पे जो कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर मैंने ये डाला था, ये सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर ने, ठीक है, मेरी कॉल खत्म होने वाली है तो मैं जस्ट इसको क्विकली खत्म करता हूँ। इस सॉफ्टवेयर ने क्या किया है कि इसने कर्नल के थ्रू डायरेक्ट रूट बना के दे दिया है ताकि आपके कंटेनर को डायरेक्टली हार्डवेयर का एक्सेस मिल जाए। इस तरीके की टेक्नोलॉजी को हम कंटेनर एज अ सर्विस बोलते हैं, ना कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है भाई।